सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ओके, तो बेसिकली यहाँ हमको करना क्या है, मुझे एक एरे दिया हुआ होगा और उस एरे में बेसिकली बहुत सारे सबसीक्वेंसेस हो सकते हैं उसमें, लेकिन उसमें से मुझे बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस चूज करनी है। और उन सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस में से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऐसा होगा जिसका सम मैक्सिमम होगा, तो वो चीज़ मुझे रिटर्न करनी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सोचो वन है तो उसके बाद वन नहीं आना चाहिए, वन के बाद टू या फिर थ्री, मतलब वन से ग्रेटर आनी चाहिए उस सब सीक्वेंस में। जैसे इस केस में 1 2 3 100 ये एक सब सीक्वेंस हो सकती है, एक 100 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा होता सोचो कि वन है, यहाँ पे फिर से वन होता और यहाँ पे टू होता, और टू तो है ही है, वन है और एक वन होता, तो उस केस में क्या होता, 1 1 2, वो मेरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं होती। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यही मतलब होता है कि अगर पहला वैल्यू अगर x है तो नेक्स्ट वैल्यू जो सीक्वेंस में होगी वो x+1 या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। समझ में आ गई होगी शायद, मैं बिन मतलब के इतना खींच रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में आंसर क्या क्या होगा, 1 2 3 और 100। तो इस केस में क्या हो गया, 106, ये मेरी आंसर होगी। ठीक है, एक सबसीक्वेंस ये भी हो सकती है 1 और 101, जिस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी 102, जो कि एक आंसर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि 106 आ गई उससे बड़ी आंसर, तो 106 मेरी आंसर है। जैसे इस केस में देख लो 1 2 3, ये मेरी 6 आंसर दे रही है। इस केस में देख लो 1 2 4, कितना हो गया 7। तो बेसिकली मुझे मैक्सिमम सम रिटर्न करनी है। ठीक है, तो एक बार कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है, देखो यहाँ पे n का वैल्यू 10⁻³ है, मतलब बेसिकली हम कौन कौन से कॉम्प्लेक्सिटीज के कोड लिख सकते हैं। एक हो गई सिंपल ऑर्डर ऑफ n, एक हो गया n², एक हो गया n² log n, एक हो गई n log n। ठीक है, तो बेसिकली मैं तुम्हें इसे सॉल्व करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला होगा n² और दूसरा होगा n log n। तो इस वीडियो में फिलहाल हम n² पे फोकस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि n log n में कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसमें आप अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि कोई एक ग्रिडी स्ट्रेटेजी होगा जिससे हम क्या करेंगे, जैसे वन को पिक करना शुरू किए, उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ वन से बड़ी वैल्यू पिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि 101 है और 2 है, यहाँ पे हम क्योंकि 101 बड़ी है तो आप ग्रिडली सोच रहे हो कि हम वन को पहले पिक करेंगे फिर 101 को पिक कर लेंगे। और 101 को पिक करने के बाद आप कोई वैल्यू पिक नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ग्रिडी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप 1 से शुरू करोगे तो फिर आंसर कितनी आएगी 102, लेकिन इस केस में आंसर कितनी है 1+2+3+100। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रिडी स्ट्रेटेजी फेल कर जाएगी। ऐसा आप ट्राई कर लेना, ऐसा कोई भी ग्रिडी स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी जिसके मदद से आप एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच पाओगे। ठीक है, बिकॉज ऐसा हो सकती है ना कि सब्सिक्वेंस आप स्टार्ट किए, हो सकती है आप ग्रिडली लोगे, ग्रिडली में बेसिकली क्या होती है, आप एक वैल्यू पिक किए उससे बड़ी वैल्यू आप चूज करोगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू चूज करोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली मेरी सारी वैल्यूज बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम शुरू कर रहे हैं लेना, और उसके बाद अगर हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब बेसिकली मेरा बोलने का यही मतलब है कि ग्रिडली आप इस क्वेश्चन में एक ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते जिसके मदद से आप सोचेंगे कि मुझे मैक्सिमम सम मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमको क्या करना होगा, मुझे सारे सब्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करनी होगी और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करनी होगी। तो ट्राइंग ऑल पॉसिबल केसेस एंड पिकिंग अप द सब्सिक्वेंस विच गिव्स मी द मैक्सिमम सम विल बी आवर आंसर। ओके, तो यही करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ग्रिडी फील किया और हम मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे सारे सब्सिक्वेंसेस ट्राई करने होंगे। तो इस केस में एक ही चीज सामने आती है, क्या, वो है डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी नींव क्या है कि ट्राइंग ऑल पॉसिबल केसेस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखेंगे।
एंड देन उसको हम मेमोराइज कर देंगे। तो मेमोराइज करने भर से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, राइट। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं कि कैसे हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, क्लीन ब्रूट फोर्स लिखेंगे। ओके, फिर उसे हम मेमोराइज कर देंगे और हो गया, हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले इस वेक्टर का साइज निकाल लेते हैं। ओके, निकाल लिए। अब हम रिटर्न कर देंगे। चलो एफ से नोट कर देते हैं, इतना कौन टाइप करेगा, राइट। बट जान लीजिए मीनिंगफुल वेरिएबल्स फंक्शन नेम्स लिखना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन इस केस में चलिए हम एफ लिख करके काम चला लेंगे। अब देखो, अब बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इंडाइसिस। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रीवियस को डिनोट कर रहा है, ये करंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ये मेरा यहाँ पे ये मेरा प्रीवियस इंडेक्स है और ये मेरा करंट इंडेक्स है। क्यों जरूरी है प्रीवियस और करंट? बिकॉज अगर हम करंट इंडेक्स को पिक करने जा रहे हैं तो मुझे पता रहना चाहिए कि प्रीवियस इंडेक्स क्या था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस ही लेना है। तो अगर हम करंट इंडेक्स को पिक करने जा रहे हैं तो मुझे पता रहना चाहिए कि प्रीवियस इंडेक्स में वैल्यू कितनी थी। बिकॉज अगर आपको वो नहीं पता रहेगा तो आप करंट इंडेक्स को पिक ही नहीं कर सकते। पिक कर सकते हैं लेकिन उस केस में फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो मैं करंट इंडेक्स का वैल्यू पिक कर रहा हूँ वो मेरा प्रीवियस इंडेक्स के वैल्यू से बड़ी हो, मुझे दो इंडेक्सेस लेनी होंगी। अगर ये केस नहीं होता, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली केस नहीं होती, तो फिर ये प्रीवियस की नीड नहीं होती। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि प्रीवियस इंडेक्स की नीड क्यों है, आपको और अच्छे से क्लियर होगी जैसे जैसे मैं फंक्शन लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लैम्डा फंक्शन है। ओके, चलो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस लैम्डा फंक्शन से, राइट। ठीक है, और बेसिकली इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इंट, ये उसकी रिटर्न वैल्यू है। ठीक है, अब बेसिकली हम एक आंसर डिक्लेयर करते हैं, आंसर वेरिएबल 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब अगर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या मेरा प्रीवियस -1 है। प्रीवियस -1 क्या डिनोट कर रही है, प्रीवियस -1 ये डिनोट कर रही है कि हमने हमने अभी तक सबसीक्वेंस पिक करना शुरू नहीं किया है, राइट। हमने अभी तक सबसीक्वेंस पिक करना शुरू नहीं किया है। तो अगर प्रीवियस -1 है तो मेरा मन बन गया कि हाँ अब मैं सबसीक्वेंस पिक करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम आंसर को अगर हम यहाँ से पिक करना शुरू करते हैं तो फिर जो मेरा वैल्यू है, राइट, जो मेरा वैल्यू है उसे हम कलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि मैंने इसे कलेक्ट कर लिया है, अब ये मेरा किसका रोल निभाएगा, ये मेरा प्रीवियस का रोल निभाएगा। ठीक है, और ये मेरा प्रीवियस का रोल निभाया। अब मेरा करंट कहाँ पॉइंट करेगा, करंट बेसिकली करंट +1 पे पॉइंट करेगा। ये मेरा प्रीवियस का रोल निभा रहा है। अब करंट को मैंने एक इंडेक्स से आगे पुश कर दिया है, राइट। तो ये एक केस हो गया। और एक केस ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं, मैंने अभी पिक करना शुरू किया लेकिन अब मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं अब पिक करना शुरू नहीं करूंगा, मैं कहीं बाद में जाकर के पिक करना शुरू करूंगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं कहीं बाद में पिक करना शुरू करूंगा। तो उस केस में प्रीवियस रहेगा और यहाँ पे सिंपली आप -1 भी लिख सकते हैं। प्रीवियस रहेगा और करंट को मैं एक से आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गया। ये दो केसेस, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगी इस केस में जब मैंने पिक करना शुरू नहीं किया। आप खुद सोचो ना, मैंने पिक करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, या तो मैं अभी पिक करूंगा या तो मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे अभी पिक करनी ही नहीं है, मैं पिक करूंगा बाद में कहीं जा करके। तो उस केस में ये हो गया। और एक केस ये हो सकता है कि क्या, कि अब मैंने देखा कि प्रीवियस मेरा -1 नहीं है, मतलब प्रीवियस कोई एक वैलिड इंडेक्स है। वैलिड इंडेक्स इन द सेंस कि प्रीवियस या तो 0 है, 1 है, 2 है, लेस देन n है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा एरे ऑफ करंट, क्या मेरी एरे ऑफ करंट बड़ी है एरे ऑफ प्रीवियस से। अगर ऐसा होता है तो फिर इसे हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बनानी है और वो ये एक वैलिड केस मिल रहा है मुझे जब मेरा करंट बड़ा होगा प्रीवियस से। तो इस केस में मैं करंट को पिक कर लूंगा। एक केस हो सकता है कि मैं करंट को पिक कर लूँ। ठीक है,
अब पिक करने के बाद ऑब्वियसली वही केस हो जाएगी, जो मेरा करंट है वो मेरा प्रीवियस का रूल निभाएगा और करंट को +1 से मैं आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। या फिर एक केस ये हो सकता है कि हम बोलेंगे कि नहीं, मुझे पिक ही नहीं करनी है अभी, मैं पिक करूंगा कब, मैं कहीं बाद में जाकर के पिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मुझे सारे केसेस एक्सप्लोर करनी है। तो एक केस वो ये हुआ, एक केस ये हुआ। अब फिर क्या हो गया कि अब मेरी जो करंट की वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर नहीं है प्रीवियस से। तो उस केस में सिंपली एक ही केस बचती है। क्या क्या करनी होगी इस केस में? इस केस में बेसिकली मुझे वही प्रीवियस के साथ बस करंट को आगे पुश कर देनी है, बस इतना हो गया। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, मैं लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा। राइट, समझ में आ गई होगी शायद। इतनी भी कुछ खास नहीं है, मतलब समझाने लायक, मतलब हाँ समझ आ ही गई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, तो ये होगी। अब आई बेस केस की बारी। ठीक है, अब बेस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली आप देखो दो इंडाइसेस हैं, प्रीवियस और करंट। अगर कभी भी मेरा करंट ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है तो फिर रिटर्न हम जीरो कर देंगे। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि क्यों आपने प्रीवियस के साथ कुछ वैसे बेस केसेस में प्रीवियस को क्यों इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि आप देखो कि करंट मेरा हमेशा प्रीवियस से आगे चल रहा है। राइट, प्रीवियस से हमेशा करंट आगे चल रहा है। तो करंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो वो मेरा ये कंडीशन सफिशियंट है ये बताने के लिए कि हाँ ये मेरा बेस केस है। बेसिकली आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं तो प्रीवियस को भी ऐड करूंगा, तो आप ऐड कर सकते हो प्रीवियस ग्रेटर देन इक्वल टू एन। लेकिन एक चीज जान लो कि प्रीवियस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो करंट ग्रेटर ही होगा। राइट, क्योंकि वो प्रीवियस से बड़ा है। राइट, तो हम ये चीज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये मेरा सफिशियंट है, करंट ग्रेटर देन इक्वल टू एन। राइट, तो ये हो गया। अब बेसिकली इसे हम अगर रन करेंगे तो ये रन कर जाएगी। राइट, रन कर जाएगी, देख लेते हैं कोई। ओके, रन कर गई, लेकिन ये देगी मेरी टीएलई, मुझे टीएलई देगी। राइट, लेट्स सी। ओके देखो, टाइम टीएलई दी। तो टीएलई देने का कारण क्या था कि ये जो मैंने कोड लिखी है ये सही है, बस इसमें क्या है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ ज़्यादा है। और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है ना, एक्सपोनेंशियल है। आप पूछो कि एक्सपोनेंशियल में कितनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एस्टिमेटेड टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो आप देख सकते हो मैं कॉल कर रहा हूँ -1 0 से। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ -1 0 से। अब ये मेरी दो चीज़ में डिवाइड हो सकती है। एक बार देखो, यहाँ पे देख सकते हो वर्स्ट केस में हम 2 बार कॉल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। राइट, तो 2 बार कॉल कर रहे हैं तो ये बाइफरकेट होगी। -1 0 दो केसेस में बाइफरकेट होगी। ठीक है, या तो सोचो इसी को कंसिडर करते हैं। तो एक तो ये हो सकती है कि ये बाइफरकेट होगी, रुको, ये बाइफरकेट हो करके एक जगह मैंने कॉल लगा दी, किस पे, -1 1 पे कॉल लगा दी। या तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मैंने कॉल लगाई किस पे, रुको थोड़ा सा। ओके ओके ओके, मैंने कॉल लगाई, मैंने इसको पिक कर लिया। मैंने पिक कर लिया तो इसको बेसिकली हम कॉल कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे 0 1 पे। तो देखो हर हर स्टेज में मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। मतलब बेसिकली मेरे पास बाइफर्केशंस है, मैं दो दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ हर पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि हर स्टेट दो डायरेक्शंस में जा सकता है, तो हर बार दो डायरेक्शन में बाइफर्केशन हो रही है। राइट, तो इसलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। क्योंकि स्टेट्स मेरे पास कितने हो सकते हैं, स्टेट्स मेरे पास प्रीवियस करंट जितने भी स्टेट हैं एन इंटू एन। ठीक है, एन इंटू एन इतने मेरे स्टेट्स हो सकते हैं, और हर स्टेट में मैं दो डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो बेसिकली तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बताओ 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 बताओ। तो वो होगी ऑर्डर ऑफ 2 to the power n²। राइट, 2 to the power n²। ये होगी मेरी कम्प्लेक्सिटी जो कि एक्सपोनेंशियल है, इसलिए पास नहीं करेगी। क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ आप देख लो ना, 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 मतलब बेसिकली 2 to the power 10⁻6, जो कि बहुत बड़ी होती है। ठीक है, दैट्स वाई ये पास नहीं कर रही है। अब बेसिकली इसको हम क्या कर देंगे, मेमोराइज कर देंगे। तो मेमोराइजेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। क्या ना, सबसे पहले तो आप क्या करो,
आप डीपी वेक्टर डिक्लेयर करो, ठीक है, उसका डिजायर्ड साइज के। आप यहाँ सोच रहे हो कि आपने यहाँ n+1 लिखा, यहाँ पे n क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस की वैल्यू मैंने -1 ली है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर कंडीशन लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रीवियस +1 और यहाँ पे करंट इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों मैंने यहाँ प्रीवियस +1 लिखी है, बिकॉज प्रीवियस की वैल्यू -1 हो सकती है, तो -1 कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता वेक्टर में, राइट। तो प्रीवियस +1 कर दी, अगर -1 होगा तो वो +1 होकर के 0 हो जाएगा, और 0 एक वैलिड इंडेक्स होती है वेक्टर में, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, और वर्स्ट केस में यहाँ पे n-1 हो सकता है प्रीवियस का वैल्यू, राइट। और n-1 होगी तो n-1 + 1 n, तो डीपी ऑफ n को वैलिड बनाने के लिए मुझे n+1 साइज की वेक्टर बनानी होगी, राइट। तो दैट्स वाई मैंने n+1 की वेक्टर डिक्लेयर किया है। ये इतना इतना हो गया और इतना सफिशिएंट है, राइट। अब ये रन कर जाएगी, लेट्स सी, देखो रन की, अब देखो रन कर गई, राइट। अब इसका कम्प्लेक्सिटी कितना है जरा बताओ मुझे। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स देखो तुम, स्टेट्स कितना है, 2 स्टेट्स हैं, और ये वर्स्ट केस में क्या हो सकता है इसका वैल्यू n, इसका भी n, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, और इनटू, और हर स्टेट के वर्स्ट केस में हम 2 कॉल लगा रहे हैं, तो n × n × 2, मतलब ऑर्डर ऑफ n² इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरी कितनी होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेरी होगी n × n, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर जो है मेरा 2D वेक्टर है, 2D वेक्टर है जिसकी साइज n × n है, तो दैट्स वाई स्पेस कम्प्लेक्सिटी n × n हो जाएगी। तो ये होगी मेरी डीपी स्टेट। और बेसिकली मेरा डीपी स्टेट बता क्या रहा है वो भी बता देता हूँ। डीपी ऑफ प्रीवियस करंट, ये मेरी क्या बता रही है, ये बता रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सबसीक्वेंस स्टार्टिंग एट छोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सबसीक्वेंस फ्रॉम 0 to current if previous index is prev, राइट। ये होगी मेरे डीपी स्टेट्स का मतलब क्या है, डीपी ऑफ प्रीवियस करंट क्या बताएगा, मैक्सिमम समेशन ऑफ सब्सिक्वेंस फ्रॉम 0 to करंट इंडेक्स पे, अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स, हम करंट पे हैं, अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स प्रेप को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली ये है। अरे यार स्लाइड क्यों नहीं हो रही, ओके। तो डीपी ऑफ, यहाँ पे जो स्टेट से डीपी ऑफ प्रीवियस करंट यही बता रही है कि मैक्सिमम जो मैंने सब्सिक्वेंस पिक करना शुरू किया है उसका मैक्सिमम सम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to करंट इंडेक्स, अगर मेरा प्रीवियस इंडेक्स प्रेव है, राइट। तो ये मेरा हो गया कोड, राइट। ये मेरी हो गई n² वाली सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसके बाद एक नया सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा जो कि n log n होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम n log n में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके देन, थैंक यू, बाय। और एक चीज़, अगर नहीं समझ में आई होगी किसी को, अगर कोई किसी पॉइंट पर किसी को डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। सो ओके, बाय, टेक केयर।